वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में एपेक्स कमेटी की सदारत की और ये जो एपेक्स कमेटी है ये इसलिए इसका इजलास बुलाया गया क्योंकि आपको पता है कि पेशावर में जो एक अलमनाक वाकया दहशतगर्दी का हुआ और पाकिस्तान में जो बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उनमें से ये दहशतगर्दी का एक वाकया है। इसमें हम आगे चल के जरूर बात करेंगे कि इस दहशतगर्दी के वाकये के पीछे कौन है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी कुछ साल पहले जीत ली थी और पाकिस्तान में अमन वापस लौट आया था। अब क्यों एक दफा फिर ये दहशतगर्द अपनी मर्जी से और वो भी हाई सिक्योरिटी जोन में टारगेट कर रहे हैं, आगे चल के जरूर बात करेंगे। लेकिन इसी एपेक्स कमेटी के इजलास में आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की मईशत है और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो IMF और पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनके मुज़ाकरात जारी हैं कि किसी तरीके से कोई डील हो जाए और पाकिस्तान दिवालिया होने से बचे। लेकिन शहबाज ज़ाहिर है कि बात तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने तस्करा भी किया कि इस वक्त जो IMF है मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कैसे हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा जो IMF है वो टफ टाइम दे रही है और उनका ये कहना है कि जो शराइत वो हम पर आयद करना चाहते हैं, जिस पर हमें अमल दरामद करना होगा, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो आज चौथा 4 रोज हो गए हैं मुज़ाकरात को हुए, तो इसका मतलब है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही एक सेंस दे दी है कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं है अभी तक की जो मुज़ाकरात हुए। देखिए, या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब लोगों को तैयार कर रहे हैं मुश्किल जो इकदाम हुकूमत ने करने हैं उसके लिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया। जो वो ये कह रहे हैं कि IMF की जो डिमांड्स हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जिस किस्म की वो कर रहे हैं। हम सबको पता है क्या करना है, ठीक है। कम से कम मैं अपनी राइटिंग में बहुत अरसे से लिख रहा हूँ कि कौन सी उनकी मेजर डिमांड्स हैं। हुकूमत किसी खुशफहमी का शिकार है काफ़ी अरसे से। 2 खुशफहमियाँ थी जो इनकी अब 4 दिनों में दूर हो चुकी हैं। पहली हुकूमत की खुशफहमी ये थी कि हमें दिवालिया नहीं होने दिया जाएगा और सो कॉल्ड दोस्त ममालिक जो है वो पाकिस्तान की मदद को आ पहुंचेंगे। लेकिन एक सो कॉल्ड तो ना कि उन दोस्त ममालिक ने हमारी माजी में हर तरह मदद की ना। अब शायद मेरे ख्याल में डिफरेंट है इस दफा गेम, डिफरेंट बेशक डिफरेंट हो, लेकिन आपका दोस्त जो दोस्त है वो कब आपकी मदद करेगा अगर आप आदि मुझे सो कॉल्ड इसलिए कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त कोई नहीं होता ना दुश्मन। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज की, तो ये जो फ्रेंडली कंट्रीज को तो मैं तो अब फॉरेन नेशंस अपनी राइटिंग में लिखना शुरू हो गया हूँ। फ्रेंडली कुछ नहीं होता, हमने कम से कम मैंने तो ये नहीं चीज कभी पढ़ी कि फ्रेंडली भी कुछ होता है। आपके अगर जो आपके इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज करते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है। आपके अगर इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो आपकी दोस्ती नहीं होती। तो इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही चलता है। लेकिन एक तो हुकूमत की ये खुशफहमी दूर हो गई कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे और फिर हमारी पोजीशन मजबूत होगी और हम IMF के साथ मुज़ाकरात में उस तरीके से हमें टफ नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा इनका यह था कि नहीं, अभी भी जो IMF है उसको हम मना सकते हैं अपनी बात, वो इतना टफ नहीं होगा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये दोनों खुशफहमियां इनकी 4 दिन में दूर होगी। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या फरमाया पेशावर में, वो एक दफा जरा दोबारा सुन लेते हैं। IMF का डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा है और वो यकीनन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इस बात पर इत्तफाक करूंगा इस हवाले से कि हमारा जो इकोनॉमिक जो चैलेंज है इट इज अनइमेजिनेबल और हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। जी नाज़रीन, आपने सुना वो फरमा रहे थे जी कि IMF हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है। तो ये जो टफ टाइम दिया जा रहा है, क्या किसी को इस चीज की कोई भूल थी कि ये टफ टाइम आपको नहीं देंगे? लेकिन मेरे लिए जो इसमें सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि हमारे जो हुकाम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिस किस्म का रवैया उनका वहां पे मुज़ाकरात में और जिस किस्म की उनकी तैयारी थी, ये थोड़ा सा एक चीज जो है वो बड़ी हैरानकुन है कि हमें पता था कि इतने खराब हालात हैं, हमें पता है कि हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर शायद अब $3 अरब के भी आसपास है, उससे भी शायद कम होंगे अगर आप रियल आप उसके नंबर पे जाएं जो लेटेस्ट है। बहरहाल जो ऑफिशियल नंबर है $3.1 अरब का है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या IMF से हम कोई कंसेशन मांग सकते हैं? और अगर किसी
हमारे सीनियर ऑफिशियल का ये ख्याल है कि IMF की अगर हम मिन्नतें तरले करेंगे, बॉडी लैंग्वेज हम ऐसी रखेंगे डोसाइल सी, तो वो मान जाएंगे, तो वो अब होगा नहीं। कामरान, अब इशू इसमें बड़ा सिंपल है। जब इस हफ्ते मुज़ाकरात का आगाज हुआ, बाकायदा तौर पर ओपनिंग मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब की और IMF कमीशन चीफ नेथन पोर्टर, दोनों अपनी अपनी डेलीगेशन को वो लीड कर रहे थे, तो उसकी जो वीडियो है वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो को बारहा देखा और मैं क्या चीज देख रहा, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो जो IMF कमीशन चीफ है उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्टिफ थी, प्लेन फेस, कोई स्माइल नहीं, कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज नहीं हो रही। हालांकि आपको जब वीडियो बनती है तो बिल्कुल स्टार्ट में बनती है, आप कोई नेगोशिएट नहीं एक दूसरे के साथ कर रहे हो, तो आप कैमरामैन बुलाते हो जी कि नहीं देखें। और डार साहब कोशिश कर रहे थे मुस्कुराने की, डार साहब के साथ राइट लेफ्ट बैठे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, आगे से कोई रिस्पॉन्स। तो मैंने बाद में किसी से ऐसे पूछा मीटिंग के बाद, मैंने कहा पूरी मीटिंग में वो कोई मुस्कुराए, किसी स्टेज पे उन्होंने कोई प्रेजेंट कहा जी नथिंग, दे वर लिसनिंग। ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि जो IMF के डेलीगेशन जो हेड थे वो पाकिस्तान की मईशत से बेचारे ज्यादा परेशान हो, बजाय कि जो परेशान इसहाक डार साहब को होना चाहिए वो मुस्कुरा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना। इसहाक डार साहब तो इसलिए मुस्कुरा रहे थे ना कि एक पास था, वो कह रहे थे उस मुस्कुराहट का मतलब ये हो सकता है कि आप माजी को भूल जाइए, आगे पढ़ के काम। उन्होंने बड़े दावे किए थे ना, मैं देख लूंगा, वो देख लूंगा, आई डोंट केयर। बहरहाल वो एक इंसान से गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। हम बहरहाल IMF ने इस बात को दिल पे लगा लिया, आई डू नॉट केयर को। ये मेरी इतला वाशिंगटन से आई है, इस्लामाबाद से नहीं, कि उन्होंने कहा जी ठीक है फिर देख लेते हैं, आई डू नॉट केयर को। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आ गई उस मीटिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फिर हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर भी की, जिसको अब बाकी मीडिया भी चला रहा है, कि इसी मीटिंग में जब इसहाक डार साहब ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि वो क्या इकदाम हुकूमत करने को तैयार है, और किसी भी स्टेज पे ऐसा जो उन्होंने कोई कंसेशन मांगी नहीं, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पाकिस्तान की शो की कि पाकिस्तान ये चीजें करने को तैयार है। वहीं पे जब उन्होंने फिस्कल की जिक्र किया कि जो बजट से रिलेटेड जो इकदाम हैं, बजट डेफिसिट को कैसे कम करना है, तो वहां पे नेथन पोर्टर ने, जो मेरे जराए ने बताया, उन्होंने एक फिर जुमला बोला कि व्हाट अबाउट अपोजिशन, कि जी मसालहत की बात, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में है कि जो आप टफ इकदाम करना चाह रहे हैं या जो आपको करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप पाकिस्तान के अंदर उसमें अंदर कंसेंसस है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में। उनकी बात का मतलब ये था, ही डिडंट गो इनटू दैट मच डिटेल्स। वहां पे डार साहब ने यह फरमाया कि वो जो हुकूमत है वो पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर बिलीव करती है, और अपोजिशन को वो कह रहे हैं जी कि हम इत्मीनान में लेंगे, और उनके साथ जो भी चीज होगी एक ऐसे तरीके से होगी कि जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट आता है, चाहे ऑर्डिनेंस के जरिए इकदाम हों या पार्लियामेंट से एक बिल की सूरत में इसको एक्ट को पास करवाया जाए, दोनों सूरतों में उन्होंने अश्योर किया कि हुकूमत जो है वो हर तरीके से उनको ऑन बोर्ड लेगी। लेकिन वहीं पे जहां पे उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव करती है, तो वहां पे फिर उन्होंने कुछ इमरान खान साहब की बुराइयां भी की। उन्होंने कहा कि देखें जी उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचाया। 2014 के जब धरने थे उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ करने की स्टेज पे थी, उन्होंने वो चीजें डिले, वो सारी वहां पे फिर कहानी दोहराई, क्योंकि वो कौम से खिताब पहले भी कर चुके हैं इसहाक डार साहब। तो इसका मतलब ये है, देखें जो मुझे तो ये लगता है कि बल्कि ये फैक्ट है, आप ज्यादा बेहतर पता है कि हम शायद ये समझते हैं कि IMF वाशिंगटन में बैठा है, उनको पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, उनको पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादा बेहतर पता है। हम जो कोशिश करते हैं कि जो आदाद शुमार में उनको फंसाने की, वो आगे चल के बताएंगे भी कि कैसे वो हमें चैलेंज करते हैं। तो आई थिंक कि वो बड़ा लेजिटमेट उनका कंसर्न है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज है। और अपोजिशन की आपने बात की, एक ही अपोजिशन है, पूरी दुनिया को ये पता है कि इमरान खान साहब कैसे इस गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, वो कबल वक्त इंतखाबात चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप लोग खुद कुछ करो, क्या कहते हैं, ख्याल करो पाकिस्तानी अवाम का, कि कुछ चीज़ों को अबव पॉलिटिकल देखो। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आगे चल के बात भी करेंगे कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें तो उन्होंने सफेद इनकार कर दिया। एपिक्स कमेटी में भी आज दावत दी थी उन्होंने, उसमें भी PTI के लोग नहीं गए। तो कम से कम ये ख्वाहिश तो पूरी होती नजर नहीं आ रही। दो चीजें मैं जो सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या डू यू थिंक कि ज़ाहिर है ये शर्त तो नहीं है, बट डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है? क्योंकि IMF तो चाहती है ना कि जो भी हम इक़दामात लें वो इरिवर्सिबल ना हो, वो जो भी इक़दामात लें उस पर पाकिस्तान मनो अमल करे। जो ना मेरे जो कुछ ज़राए से बात हुई और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, माजी में IMF की कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट रहती थी। फॉर एग्जांपल जो एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उससे रब्ता कर लेंगे। और जब ये 2019 में
पाकिस्तान ये प्रोग्राम कर रहा था तो उस वक्त जो IMF के मिशन चीफ थे, कंट्री हेड थे, खातून थी उस वक्त भी कंट्री हेड, वो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में गए। उन्होंने वहां पे प्रॉपर उन्होंने इंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस को, और वहां पे चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। अभी मैंने खुद चेक किया, मेरी असद उमर से भी बात हुई कि क्या आपके साथ IMF ने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ IMF ने कोई राब्ता नहीं किया। हमारी कोशिश थी कि असद उमर आज प्रोग्राम में आ जाए, लेकिन भी कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट थी, वो नहीं आ सकी। तो मैंने उनसे पूछा फिर कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप क्या समझते हैं कि आप ताउन करेंगे हुकूमत के साथ या IMF के साथ कोई राब्ता, कोई आप पुल बनाएंगे? तो उन्होंने कहा जी कि ताउन तो बिल्कुल करेंगे, आप देख लें कैसा ताउन हो रहा है, फवाद चौधरी के साथ क्या कर रहे हैं, शेख रशीद को उन्होंने कहा जी आज गिरफ्तार, ये कल जब मेरी उनसे बात हुई, शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। तो बाकी वो सारी चीजें हुकूमत की तरफ से भी कोई इस वक्त जो है उस तरीके से एक बड़ापन जो मुजाहरा करना चाहिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, वो नहीं किया जा रहा। हुकूमत अपोजिशन को मारने के चक्कर में और अपोजिशन हुकूमत को मारने के चक्कर में इसमें होना क्या है? खुदा ना खास्ता अगर ये IMF का मुआहिदा नहीं होता 9 फरवरी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो फिर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं रहेगी। हाँ। ये बिल्कुल चीज क्लियर है। और दूसरा, इसके अंदर इनको अब चाहिए कि ये अभी भी टाइम है, मिल के बैठ जाए। IMF का कंसर्न ये है कि आईनी तौर पर तो हुकूमत की जो मुद्दत है वो तो अगस्त 2023 तक है और प्रोग्राम जून 2023 में खत्म हो जाना है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 8 माह भी चलेगी हुकूमत, क्योंकि इनकी तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं। तो बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल है। इस हवाले से यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ये तो थोड़ा सा हमने जरा पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो पॉलिटिक्स चल रही है कि आप उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जरा जो हार्ड कोर इकोनॉमी के इश्यूज हैं और वो क्या मुतालबात हैं जो IMF इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से कर रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी शहबाज ने जैसे जिक्र किया कि अगर जो मौजूदा मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के IMF के साथ और अगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दिवालिया होने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। इवन दिवालिया या इन मुज़ाकरात से जो पहले ही अगर आप देखें जो नए आदादोशुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से सामने आए हैं, महंगाई का 48 साल रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान में टूट गया है। जो जनवरी 2023 में महंगाई की शरह रही वो 27.6% रही, जो 1975 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह। और शहबाज इसमें अभी वो वाले फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है रुपए की, दूसरा आपने तेल की कीमतों में जो इजाफा किया है इसका इंपैक्ट तो जब फरवरी के आदादोशुमार आएंगे तो उसमें आएगा। तो मेरा ख्याल है ये तेल का इंपैक्ट आ गया इसमें जनवरी में। मैंने आज पूछा था PBS इसमें आ गया क्योंकि 3-4 दिन पहले इतने इनके रैपिडली जी हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया जो 35 रुपए फी लीटर इजाफा, इसी वजह से तो ये 27 रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो उस तरीके से आपके इंडेक्स को हिट नहीं करता, उसका तो फिर ट्रांसलेट होगा ना प्राइसेस में आएगा। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो आने वाले महीनों में आपको वो नजर आएगा। ये जो तेल की कीमतों में कमी हुई उसी वजह से 27.6%। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो इकदामात IMF हमसे कह रहे, जो शहबाज साहब कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ कि जी आप मुझे भी साहब कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल जो है ना, तो मजबूरी है वो जिस तरह शहबाज साहब कहते हैं ना, शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन वैसे मेरी मजबूरी। तो आज उन्होंने ये कहा कि सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा, हमने ये करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ये करते हैं, ऑलरेडी हमने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जो इकदाम IMF हमें करने के लिए कह रहा है तो ये तो महंगाई की शरह में इजाफा ही होगा। फिर देखिए कल इन्होंने एक ब्रीफिंग दी जो डाटा एक्सचेंज किया IMF के साथ, जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स, मेरे ख्याल पहले वो नाज़रीन को थोड़ा सा बता देते हैं, फिर जो उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड भी सामने आ गई उसके ऊपर भी बात करते हैं। कल बेसिक जो इंडेक्स थे आपके इकोनॉमी के, जो इंडिकेटर्स थे वो IMF के साथ कल शेयर किए गए, जिसमें जो बड़े नंबर्स हैं नाज़रीन वो 2-3 वो हम आपको बता देते हैं। हुकूमत का भी ये ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस किस्म की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सैलाब के भी कुछ असरात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो जो GDP ग्रोथ रेट है इस साल का वो 5% का जो हदफ था उसके मुकाबले में सिर्फ 1.5 से 2% जो है वो GDP ग्रोथ रहेगी तरक्की की शरह इस साल। और ये जो 1.5 से 2% ग्रोथ रेट है ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस दफा जो है अनएम्प्लॉयमेंट में बेतहाशा इजाफा होगा, गुर्बत में भी इजाफा होगा, और जो नई नौकरियां लेने के लिए लोग मार्केट में आ रहे हैं तो उनको नई नौकरियां उस तरीके से नहीं मिलेंगी। पहले हुकूमत का यह ख्याल था कि 5% ग्रोथ रेट के ऊपर कोई 15 लाख
नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अब हुकूमत ने जो IMF को बताया कोई 4,70,000 से लेके कोई 6,30,000 के करीब नई नौकरियां पैदा होने का इम्कान है इस माली साल में। एक तखमीना यह है इकोनॉमिस्ट का कि हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद मार्केट में आते हैं नई नौकरियों की तलाश में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस साल ऑन एन एवरेज 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरियों की वो तलाश में आएंगे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी। महंगाई के हवाले से भी IMF को बताया गया। उस हवाले से हुकूमत ने जो नंबर पेश किया एवरेज महंगाई की शरह का वो कुछ 26% था। जब IMF ने पूछा कि जी ये आप बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं तो उसका कितना इंपैक्ट होगा, उसकी वजह से कितनी महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, तो IMF को यह बात बताई गई कि महंगाई की जो प्रोजेक्टेड अब शरह हो सकती है फिर वो 29% हो सकती है। ये एवरेज रेट की बात हो रही है। अगर 29% महंगाई की शरह होगी तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ईयर ऑन ईयर जो आपका इन्फ्लेशन रेट होगा, जो अभी 27.6% है, ये 30% को क्रॉस कर सकता है। ये उस सूरत में होगा जब नए टैक्सेस भी आएंगे, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा और गैस की कीमतों में भी अब इजाफा हो सकता है, जो नई शराइत सामने आ रही है। IMF ने इसके हवाले से जो एक बड़ी शर्त उनकी अब सामने आई है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो GST का जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है उसमें कम से कम 1% इजाफा कर दिया जाए। GST का रेट जो अभी 17% स्टैंडर्ड रेट, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। और ये जो GST का जब रेट बढ़ता है तो उसका जो इंपैक्ट आता है अक्रॉस द बोर्ड आता है, हर चीज को ये हिट करता है और आपकी जो प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। GST का रेट 18% होने का मतलब यह है कि बाकी भी जो इसके अलावा जो इकदाम हुकूमत करने जा रही है वो भी इंतहाई उसे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा। पेट्रोलियम लेवी का रेट ऊपर जा सकता है या फिर GST ऑन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रिवाइव हो सकता है। मशरूबात के ऊपर नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। सिगरेट्स के ऊपर जो हुकूमत का पहले ख्याल था कि वो टैक्सेस नए टैक्सेस नहीं लगाएगी, उस पर भी मजीद टैक्सेस लग सकते हैं। कामरान, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, बाकी इसके हवाले से कुछ और भी IMF का मुतालबा है, मेरे ख्याल उसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। बिल्कुल। और ये जो बात आपने की है ना कि ये जो नया मुतालबा सामने आया है कि जो GST का रेट बढ़ा के 17 से 18% कर दिया जाए और आम अल्फाज में मेरे ख्याल में जो लोग हम कोई भी जो चीज खरीदते हैं उसके ऊपर 17% GST होता है और नेचुरली एक तरफ रुपए की कदर कम होने की वजह से, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से जब ये चीजें वैसे ही महंगी होंगी और उसके ऊपर फिर टैक्स में भी इजाफा होगा तो ये वो चीज है मेरे ख्याल में जो बराह रास्त आम लोगों को हिट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि क्या मतलब जाहिर है कि ये जो अब लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है IMF की, ये तो बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम कहीं से कोई मनूवर कर सकें, कहीं थोड़ा सा कहीं मतलब रिलीफ तो ना आप ना कहें कि जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, क्योंकि ये तो सारे वो इकदाम हैं जिससे मेरे ख्याल में हालात तो पता नहीं लोग अपने गुजारा कैसे करेंगे। ये आपका बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट है। इस स्टेज के ऊपर जो बात हो रही है, जिस किस्म के टैक्सेस की बात हो रही है, वो अक्रॉस द बोर्ड हिट कर रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मुतवस्सित तबके से किसी का ताल्लुक है, तो सबको हिट करेगा। जो असल चीज है जिसकी तरफ हुकूमत को जाना चाहिए उस साइड पे नहीं जा रही। जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर जितना कारोबार हो रहा है वो एक अलग बात है कि आजकल की इकोनॉमिक कंडीशन में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। वहां पे जो कैपिटल गेन्स के जो टैक्स के रेट्स हैं उनको वहां पे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से ताजरों के ऊपर नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं जिनको हुकूमत ने खुद टैक्स लगा के वापस ले लिया। रियल एस्टेट के ऊपर फर्दर को टैक्सेशन प्रोडक्टिव हो सकती है। तो उस साइड पे जहां पे पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका हिट होगा उस साइड पे नहीं हुकूमत जा रही, उन साइड की तरफ जा रही। ये तो IMF की तजवीज है ना, IMF भी शायद एक शॉर्टकट ढूंढ नहीं, वो प्रॉब्लम उनका IMF का ये है कि जब आप इतना बड़ा फिस्कल गैप आप उनको दिखा देंगे तो वो कहेंगे जी कि माली साल खत्म होने में तो 5 माह से भी कम पीरियड आपका रह गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो हमें इस स्टेज के ऊपर वो इकदाम करने होंगे जिससे फौरी तौर पर रेवेन्यूज आ जाए, जिसमें जैसे वो कैश विड्रॉल्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है, बट उसके ऊपर IMF के कंसर्न्स हैं कि इससे फिर जो करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्सेशन को ओवरऑल IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी डिस्करेज करता है। अब मसला ये है नाज़रीन कि क्यों IMF इस तरह के मुतालबत कर रहा है और मजीद ऐसे इकदाम आपके सामने आ सकते हैं। उसकी वजह यह कि जो हमारे अखराजात है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कंट्रोल हो नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि लगता ऐसे है कि हुकूमत का जो इक़्तिदार है ख़त्म होने से पहले उनके काबीना के अरकान की जो सेंचुरी है वो मुकम्मल हो जाए। इसी हफ्ते उन्होंने एक और जो एक मेंबर है उनको ऐड किया है, एक और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का और नोटिफिकेशन हो गया है। जो IMF को कल एक बात बताई गई है कि
ओवरऑल जो अब शरह सूद में भी चूंकि इजाफा हो रहा है, महंगाई की शरह में इजाफा होने की वजह से, तो स्टेट बैंक अपने जो है पॉलिसी रेट ऊपर कर रहा है। जो खतरनाक तरीन नंबर है जिसका हम बारहा जिक्र कर रहे हैं वो है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी। कल जो IMF को बताया गया है कि इस साल, इस माली साल में जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है उसका कुल खर्चा तकरीबन 5,200 अरब रुपया हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको आप ऐसा अंदाजा लगा लीजिए कि इस साल का जो पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का बजट है वो 9,600 अरब रुपए का है। तो 5,200 अरब का मतलब यह है कि तकरीबन बजट का सिर्फ 54% जो है वो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो इसके अलावा है। हुकूमत ने बजट में रखा था 3,950 अरब रुपया, इसमें तकरीबन कोई 1,220 अरब रुपया इजाफी खर्चा हो रहा है। तो जब इतना बड़ा खर्चा आप IMF को दिखाओगे तो फिर IMF आपसे डेफिनेटली मुतालबा करेगा कि फिर आप टैक्स की बेस बढ़ाए। दो और नंबर्स जो है, जब ये सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बहुत बड़ा इशू है क्योंकि पाकिस्तान की दिवालिया होने का खदशा है। 30 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग प्लान IMF को पेश किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक उसके ऊपर भी IMF के काफी तहफुजात थे। खास तौर पर हुकूमत ने उसमें दिखाया कि 1.5 अरब डॉलर का यूरो बॉन्ड अभी भी फ्लोट हो सकता है और 6.3 अरब डॉलर के फॉरेन कमर्शियल लोन्स लिए जा सकते हैं। तो IMF का ये कहना था कि जो मौजूदा कंडीशन है उसमें ये हुकूमत के लिए काफी मुश्किल चीज हो सकती है। हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ 4 अरब डॉलर चाहिए जो अपनी अदायगियां करनी है, वो अदायगियां जो रोल ओवर या रीफाइनेंसिंग की कैटेगरी में नहीं आती, आपको वाकई ही वो पैसे वापस करने हैं। तो ये एक सूरत हाल बनी और इस सूरत हाल में जब फाइनेंसिंग इंतहाई मुश्किल है, जो एक्सपोर्ट्स के और रेमिटेंसेस के अदादोशुमार IMF के साथ शेयर किए गए वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। हुकूमत का तखमीना था तकरीबन 37 अरब डॉलर की इस साल एक्सपोर्ट्स होंगी। कल IMF को बताया गया कि 28 से 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होंगी। तकरीबन यहां पे 10 अरब डॉलर या 9.5 अरब डॉलर के करीब कम एक्सपोर्ट्स होंगी तखमीने से। इसी तरीके से जो तरसीलात इज़ार हैं उसका पहले तखमीना था कोई 33.5 अरब डॉलर का। अब जो कल IMF को बताया गया वो फिगर दिया गया कोई 29.5 अरब डॉलर का। तो हुकूमत के जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज, वो बाहर से जो पैसा आ रहा है जो कर्जों की सूरत में नहीं, हुकूमत की अपनी, पाकिस्तान की अपनी आमदन होती है, लोगों की आमदन होती है, उसमें 13.5 से 14 अरब डॉलर की कमी दिखाई जा रही है। तो कामरान काफी तशवीशनाक सूरत है और ऐसी सूरत में वजह से एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो इसहाक डार साहब कल कहीं खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क जो मुखैर हजरात हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, कि वो अब डॉलर जो हैं वो मतलब पाकिस्तान की मदद करें, डॉलर रखें। तो मेरे ख्याल में हमारे पास यही अब ऑप्शन बचा है कि देखें कि अब क्या जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इतने मुखैर हजरात हैं, इतने डॉलर हैं कि इतना बड़ा गैप वो कवर कर सकें। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और प्लान का भी तस्करा करेंगे और वो है गर्दशी कर्जों का। और उस हवाले से भी जो गवर्नमेंट ने प्लान प्रेजेंट किया है उस पर IMF जो है इतराज कर रही है, ये मान नहीं रही। ब्रेक के बाद बात करेंगे वो प्लान था क्या और IMF का इतराज क्या है। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF का एक पाकिस्तान से मुतालबा कि जो हमारा जो पावर सेक्टर है उसके अंदर इस्लाहात करना, और सबसे बड़ा जो एक ब्लैक होल है कि जो गर्दिशी कर्जे जो पिछली दौर में ही बढ़ रहे थे, PTI के दौर में वादों के बावजूद उसमें इजाफा होता रहा, और ये जब गवर्नमेंट आई है तो उनके दौर में भी इजाफा हो रहा है। और यही शहबाज बुनियादी वजह है कि नालायकी जो है वो हुकूमतों की होती है और जो उसका खमियाजा है वो आम आदमी भुगते हैं। और यही वजह है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की एक वजह ये सर्कुलर डेट है। अब ये इतलात आ रही हैं कि जो सर्कुलर डेट का प्लान गवर्नमेंट ने पेश किया है वो IMF उससे इत्तेफाक नहीं करती। प्लान था क्या और IMF को इतराज क्या है इस पर? देखिए, IMF के इतराज करने से पहले ही जब मैंने वो प्लान देखा और हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उस दिन खबर हमारी छपी हुई थी जिस दिन ये प्लान IMF में डिस्कस होना था, उनके मुज़ाकरात का वो जो टेक्निकल राउंड का दौर था उसमें, तो मैंने जब खुद उस प्लान को देखा तो मुझे लगा कि ये पावर डिवीजन जो है ना वो कौम और IMF के साथ मजाक करने जा रही है। मैं लिटरली उसका जो पहला, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। एक्सचेंज रेट आपका उस दिन कोई 200 मेरा ख्याल 70 के करीब था, रफली 268 था या कितना था। उस प्लान के अंदर जो एक्सचेंज रेट इस्तेमाल हुआ वो 232 रुपए का 1 डॉलर। अब मुझे बताइए, IMF बचा है, उसको पता है कि एक्सचेंज रेट किधर जा रहा है। अब 232 के ऊपर उसका इंपैक्ट होता है ना, क्योंकि आपने IPPs को जो अदायगियां करनी होती हैं वो अगर वो डॉलर इंडेक्स्ड हैं तो आपको अदायगी ज्यादा करनी पड़ेगी उनको डॉलर टर्म्स में। और बाकी भी बहुत सारे फ्यूल जो इस्तेमाल होना है वो किस रेट के ऊपर आप उसको इंपोर्ट देख रहे हैं, उसका क्या है। इसी तरीके से जो शरह सूद थी, जो काइबोर, जो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, जिस रेट के ऊपर हुकूमत कर्जे उठाती है,
वो इन्होंने प्लान के अंदर दिखाया हुआ था कोई 16 तकरीबन 75 या 85 और 17% जो है वो स्टेट बैंक का जो रेट था। ये तो होगी एक चीज, बाकी इसके अंदर क्या चीजें थी वो उस पर बात करते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? जब ये जून में हमारा आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे में फिर अगस्त में ट्रांच रिलीज हुई, तो हमने आईएमएफ को ये कमिटमेंट किया था कि अंडर द सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ये जो माली साल 2022-23 है, इसमें ना सिर्फ हम नया कुछ सर्कुलर डेट में पैसा शामिल नहीं होने देंगे, बल्कि पहले के जो स्टॉक है उसमें भी कोई 280-290 अरब रुपए की कमी करेंगे। चूंकि अब हमारा बड़ा ही एफिशिएंट पावर सिस्टम है, बड़े अच्छे लोग हमने कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन लगाए हुए हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, तो फिर होता है नाज़रीन ये है कि अब पावर डिवीजन जो आईएमएफ के पास प्लान लेके गए उसमें ये एक इंकिशाफ होता है कि सर्कुलर डेट जो जीरो होना चाहिए था वो असल में इस साल 952 अरब रुपए का उसमें इजाफा होगा अगर हुकूमत कोई इकदाम नहीं करती। इसमें वजूहात क्या थी इसके इजाफे की? जहां पे जीरो होना चाहिए था, प्राइम से शहबाज शरीफ साहब को बड़ा प्यार आता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर, वो उनको सब्सिडी दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इसी तरीके से किसानों को उनके जेनुअली उनको जरूरत थी क्योंकि वो सैलाब से मुतासर हुए, उसका इम्पैक्ट तो सिर्फ 28 अरब रुपए है। जो आपके एक्सपोर्टर्स है उसका इम्पैक्ट 143 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी जाती है। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डेफर कर देती है। दो बड़े वहां पे मेरा ख्याल ये पीरियड था हमारा जून जुलाई का, जब हुकूमत ने फैसला किया कि कोई 65 अरब रुपया जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कोई 10 रुपया फी यूनिट बन रही थी उन महीनों में, तो वो नहीं रिकवर होगा सारिफीन से, उसका कोई 65 अरब रुपए का इंपैक्ट। उससे बढ़कर फिर जो अपना ये जो पावर सेक्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो पहले ही खराब थी और बदतर हो जाती है, उसकी वजह से नुकसानात में इजाफा हो जाता है। तो 952 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इसका जो हल पेश किया पावर डिवीजन ने आईएमएफ के सामने वो ये था कि 952 अरब रुपए में से 675 अरब रुपए की हुकूमत नई सब्सिडी देगी। अब पाकिस्तान में पहले ही बजट के इतने सीरियस उसकी मुश्किलात हैं, तो 675 अरब रुपए की नई सब्सिडी कहां से आएगी? फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी कोई कमिटमेंट नहीं दी थी कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो पिछली सब्सिडी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम क्वार्टरली समाही बुनियादों के ऊपर टैरिफ में इंक्रीज करेंगे। चले, वो इनकी बात समझ आती है, बट जो एफिशिएंसी का पार्ट था वहां पे इन्होंने जो चीज दिखाई कि सिर्फ 12 अरब रुपए की वहां पे इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाई। कोई मेरा ख्याल 58% कहा जी हमारे जो लाइन लॉसेस है कम हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने बताया जी कि हमारी रिकवरी बेहतर हो जाएगी, बट इन नटशेल जो प्लान था उसके अंदर कोई इतनी जान नहीं थी। जो के इलेक्ट्रिक है उसके साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो 2015 से लैप्स हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने 490 अरब रुपए हुकूमत का देना है, चूंकि मुआहिदा नहीं है तो के इलेक्ट्रिक पैसे देने से इनकार कर रहा है। उसकी वजह से सिर्फ इस माली साल में 172 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। वो अपनी जगह पे खड़ा, हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ नया मुआहिदा नहीं कर पा रही। जो एजेके के सारिफीन है उसके ऊपर कोई सब्सिडी जारी है, पीछे पैसा नहीं है। बलूचिस्तान की ट्यूबवेल की सब्सिडी है, उसके मसाइल अपनी जगह। तो कामरान ये वो सारा बैकग्राउंड था। जब ये प्लान पेश हुआ तो नेचुरली इस तरह का जो प्लान है वो वापस ही होता है और आगे से इंस्ट्रक्शंस इनको ये मिली, हम इंप्लीमेंट क्या करते हैं क्या नहीं, कि जी एक्सपोर्टर्स की जो सब्सिडी है वो वापस ले हुकूमत, फार्मर्स की सब्सिडी वापस ले, बाकी जो अनबजटेड सब्सिडीज है वो वापस ले। जो 675 अरब रुपए का आप हमारे पास सब्सिडी देने का प्लान लेके आए, इसकी जगह पे बिजली की कीमतें बढ़ाने का प्लान। और मैं यही क्विक कमेंट आपसे लूंगा कि इस वक्त आईएमएफ क्या कह रहा है कि ज़ाहिर बिजली के बिल तो वैसे ही आसमान से बातें कर रहे हैं, अब उनका क्या मुतालबा है कि कितना इजाफा करना चाहिए गवर्नमेंट को बिजली देखिए इस स्टेज के ऊपर हातमी तौर पर मैं इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर 675 अरब रुपए का गैप देख लो तो ये तो अच्छा खासा बन जाता है। ये कम से कम भी, मैं एक मोटा तखमीना ले रहा हूं, ये हाथी नंबर नहीं है। अगर इन्हीं की ले लें, इन्होंने जो पहले जब इनका 500 अरब रुपए के करीब 4 माह का गैप आया था तो उसके ऊपर एक जो वर्किंग इन्होंने लीड तैयार की थी और प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए थे कि अगर डोमेस्टिक सारिफीन को आप शामिल करें तो 12.5 रुपए फी यूनिट 500 अरब रुपए के ऊपर बन रहा था इंक्रीज, ठीक है। और अगर आप डोमेस्टिक सारिफीन को निकाल देते हैं, हमने इसी प्रोग्राम में बताया था, इंडस्ट्रियल कमर्शियल सारिफीन के लिए सिर्फ इंक्रीज करते हैं और बाकी बल्क कंज्यूमर्स के लिए, तो उस सूरत में कोई 33 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा था। तो ये अच्छा खासा इंक्रीज आने जा रहा है अगर ये सब्सिडी जीरो होती है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आईएमएफ को थोड़ा बहुत इनके ऊपर रहम आ जाए। रहम तो आवाम के ऊपर ही आना है, उनके ऊपर नहीं आना। ये 675 अरब में शायद उसका थोड़ी बहुत आपको सब्सिडी अलाउ कर दें, लेकिन वहां पे कैच ये है कि अगर सब्सिडी अलाउ होगी नए टैक्सेस लगेंगे। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे जो पेशावर में दहशतगर्दी का अलमनाक वाकया हुआ और उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स है और हम कैसे
दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग एक दोबारा सर उठा रही है, इसे कैसे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक तरफ हमें मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। ये वक्त था कि जब पाकिस्तान में अमन वापस लौट आया था और इसके लिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, लेकिन जो पेशावर पुलिस लाइंस में दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ उसके नतीजे में यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर उस एक शौक में है सारे, और इस वजह से कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी कामयाबी से जीत ली थी। और ये जो पेशावर का वाकया हुआ, आप ऐसे ही समझ लें जैसे इस्लामाबाद के रेड जो जोन है वहां पर अगर दहशतगर्द घुस जाए तो कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। तो ये जो पुलिस लाइंस का जो जहां पे ये वाकया हुआ, तो ये पेशावर में हाई सिक्योरिटी जोन था, आप उसे रेड जोन ही करार दे सकते हैं। इसमें दो जो इंपॉर्टेंट पहलू थे, एक नंबर वन जिसपे आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एपेक्स कमेटी में जो उन्होंने वहां पे खिताब किया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। खुद जो आईजी हैं केपी के, उन्होंने भी ये कहा और बाद में सीसीटीवी फुटेज से ये साबित भी हुआ कि वो जो खुदकुश हमलावर था, पुलिस की यूनिफॉर्म पहने बड़े सुकून के साथ, जहां पर एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था उस पुलिस लाइंस में जाने के लिए, वो बड़े मजे से अपनी बाइक को लेके एंटर हो रहा है और वहां पर कोई पुलिस उसे रोक नहीं रही। और वह आगे चल के वो एक पुलिस एहलकार से पूछता भी है कि मस्जिद वहां पे कहां पे है, और फिर जाकर वहां पर वो ये कार्रवाई करता है। दूसरा इसका जो मेरे ख्याल में जायजा लेने की जरूरत है वो ये है कि ये वाकया आखिर हुआ क्यों, क्योंकि इस तरह के बड़े वाकयात पाकिस्तान में होना कई सालों से बंद हो गए थे और उसके ताने बाने जो हमारे से मिसहैप हुआ, जो हमने मिस कैलकुलेट किया। जब अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इक्तदार में आए, हमने मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की इस मामले को, तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान वापस आने दिया इस उम्मीद के साथ कि वो अच्छे शहरी बन के रहेंगे, लेकिन वो अच्छे शहरी बन के क्या रहते, वो रीग्रुप हुए और एक दफा फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कामरान, जिसने सारी जिंदगी लड़ाई करना ही सीखा हो और जिसकी ट्रेनिंग ये हो कि या उसने मरना है या मारना है, तो वो फिर अच्छे शहरी बन के नहीं रहता। हालांकि मैंने खुद इस चीज़ को उस वक्त कहा था कि शायद तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट जिस तरीके से वो बिहेव करे, जिस तरीके से हमने उनको बगैर एग्रीमेंट किए हुए, एक तो होता ना कि आपका मुआहदा हो जाता फिर आप उनको वापस आने देते तो बात समझ आती थी, तो मुआहदा होने से पहले उनको आने देना ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, लोग नुकसान करके निकल जाएंगे। लेकिन इसमें कामरान जो पॉजिटिव एक चीज मुझे नजर आई है ना, इस एक तो खैर जिस वाकई जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। केपी के पुलिस के लोग बाहर निकले, उन्होंने अपनी जानों की कदर मांगी कि हमारी भी जानों की उतनी ही कदर है जितनी बाकी किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद की जानों की है। तो उन्होंने इस चीज़ के जो प्रोटेस्ट किए हैं और इससे पहले जो समाज में जिस तरीके से वहाँ पे लोकल सिटीजन्स ने, शहरियों ने वो बाहर निकले हैं तालिबान के, वहाँ पे जो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, तो कम अज़ कम जो पहले एक रियासत बंद कमरे में बैठ के रियासती अदारे पॉलिसीज बनाते थे और लोग उसकी कीमत अदा करते थे, अब शायद उनको उस तरीके से ना वो रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे लिए देखें, ये जो सबसे हैरान कुन बात है कि देखें हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी तो हमें बेहतर प्रिपेयर होना चाहिए था। अब इसके अंदर खुद आईजी एडमिट करते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो क्या सिर्फ ये कहने से इतनी जानें चली गई हैं तो आप बरी जुमा हो जाएंगे? मसलन एक खुदकुश हमलावर 10-12 किलो का धमाका खेज मवाद लेके वो एंटर होता है, कोई एसओपी नहीं है, क्योंकि इस वजह से कि क्योंकि उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हो तो आप उससे पूछते नहीं है। दूसरा, वहां पे ऐसी आप बिल्डिंग्स में जाते हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। अब ये भी सवाल होना चाहिए कि क्या वो जब गुजरा है तो कोई वहां पे मशीन नहीं थी ऐसी कि जो डिटेक्ट कर सकती? तो ये सिर्फ कह देना कि हाँ जी सिक्योरिटी लैप्स हो गया है तो बस जाने दें और ठीक है, बाकी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके कंसर्न्स अपनी जगह पे, लेकिन लगता ही है कि हमने कुछ सीखा नहीं है, हमारी बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी है। अब इसके अंदर जो दूसरा अहम पहलू है वो उसका ताल्लुक हमारी अफगान स्ट्रैटेजी से है। अब इसके अंदर आपको पता है कि पहले बयान आया कलदम टीटीपी के कमांडर का कि ये हमला हमने किया है, लेकिन उसके बाद फिर हम देखें तो टीटीपी ने डिनाई किया, जी हम इसमें मुलविस नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये फुटप्रिंट तो टीटीपी का है, क्योंकि टारगेट जो था, निशाना जो था वो डेफिनेटली पुलिस एहलकार थे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग उसमें शहीद हुए वो हैं ही पुलिस एहलकार। क्योंकि अफगान तालिबान ने इस वाक़े की मजम्मत की और उन्होंने जब मजम्मत की तो ये मेरे ख्याल में फिर टीटीपी के लिए मुश्किल हो गया कि वो इसको ओन करें। जो मेरी कुछ सिक्योरिटी जराए और जो लोग इसको फॉलो करते हैं
वो था कि कम से कम टीटीपी अगर एडमिट नहीं करेगी तो डिनाई भी नहीं करेगी, लेकिन अफगान तालिबान ने क्योंकि पब्लिकली कंडेम किया तो उनको फिर ये डिनाई करना पड़ा। दूसरा जो ग्रुप जिसका नाम आ रहा है, जो पहले माजी में उसे जमातुल अहरार कहते थे, अब उसे मोमन चैप्टर कहते हैं, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि वो शायद टीटीपी से कोई अलग है, क्योंकि टीटीपी कोई एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उनका जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है बड़ा लूज किस्म का है। कुछ 26-27 ऐसे छोटे बड़े ग्रुप हैं जो टीटीपी के बैनर थले काम करते हैं। अब इसमें जो दो लोग हैं वो कहते हैं कि उमर खालिद खुरासानी जमातुल अहरार जिसने 2015 में बनाई थी, अगस्त 2022 में ये अफगानिस्तान में मारा गया, और वहां पे जो इनके लोग हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मरवाया है। इससे पहले भी वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे, 3-4 पहले भी वो हमले कर चुके हैं। अब इसमें जो जिन लोगों का नाम आ रहा है, मसलन एक उमर मुकर्रम खुरासानी है, ये टीटीपी का सेंट्रल शूरा का मेंबर है। फिर सरबकफ मोमंद है, ये भी शैडो गवर्नर है टीटीपी का जो बलूचिस्तान का योब सूबा है। और ये जो दोनों लोग हैं, अब मैं जो अफगानिस्तान की तरफ आने वाला था, हमारा बड़ा मेरे ख्याल में अपोलोजेटिक एटीट्यूड है। जो मेरी इतलात हैं या मुझे लोगों ने बताया कि ये दोनों लोग हैं जिन्होंने एडमिट किया है कि जी हमने कार्रवाई की है, ये दोनों इस वक्त जो अफगानिस्तान का सूबा कुन्नड़ है ये वहां पे मौजूद है। अफगान तालिबान को वहां पे पता है, तो अगर टीटीपी ने चले नहीं किया, उनके इस धड़े ने किया है, तो ये जो दो लोग हैं या तो इनको पाकिस्तान के हवाले करें या पाकिस्तान उनसे मुतालबा करे। ये क्यों नहीं हो रहा? जो दफ्तर खारजा का, एक बात, जो दफ्तर खारजा का हमारा रिस्पॉन्स है वो ये कह रहे हैं कि हमारे 102 लोग शहीद हो गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफगान तालिबान है बड़ी संजीदगी के साथ वो कार्रवाई करेगी और अपने वादे पे अमल दरामद करेगी। तो आई रियली फाइंड इट वेरी एस्टॉनिशिंग कि इतने लोग हमारे मर गए हैं और हमारा रिस्पॉन्स जो है बड़ा पैथेटिक सा है। चाइनीज 10 मरे थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने कमर्शियल रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया था। एक अमेरिकन मर जाए पाकिस्तान में, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां से स्पेशल टीम आती है, लेकिन पाकिस्तानियों की जान की कोई कदर नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा और शायद उसकी वजह यही है कि हमारा जो अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के साथ ऑब्सेशन है जो 40-45 साल से जारी है वो आज भी जारी है। कभी इस पर भी मेरे ख्याल में डिटेल में एनालिसिस होना चाहिए कि आखिर हमने किया क्या। मतलब दुनिया से भी हमने लड़ाई लड़ी है, मगरिब से अफगान तालिबान की वजह से, उसके बदले में हमें मिला क्या है, फायदा हुआ हमें क्या, इस पर भी कभी सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।